प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वीं मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो है स्टार्ट करेंगे और यह जो है इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, तो ध्यान से बने रहेंगे, अंत तक वीडियो को देखते रहें। और इसके बाद से अगर आपने बहुपद समझ लिया तो यह चैप्टर भी काफ़ी आसान होगा, है ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला जो टॉपिक हमने लिया है बहुपद के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग बहुपद के बारे में अच्छे से समझ लिया था कि बहुपद क्या होता है। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो है उसी चीज़ का मैं एक बार रिवीजन भी कर दे रहा हूँ और यहाँ से हम लोग सिस्टमेटिक जो है चलेंगे। तो जितनी भी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो अपने कॉपी में इसको जो है एक सिस्टम से, एक क्रम से जो है नोट करते चलेंगे और समय समय पर इसका रिवीजन भी करते चलेंगे, ताकि जो है आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छी जानकारी भी बनी रहे और यह जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में भी आए और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, देखिए, तमाम बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर राशियाँ और अचर राशियाँ होती हैं। तो चर राशियाँ और अचर राशियों का जो कम्बिनेशन होता है, चर और अचर राशियों का जो मिलावट होता है और उसके साथ जो है प्लस और माइनस के साथ मिलाकर जब चर राशियों को लिखते हैं, तो इस तरह का जो बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है जिसमें चर राशि की घात क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है, तो उसे ही हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तो इस तरह का जो बीजीय व्यंजक होगा वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है ना। अब धनात्मक पूर्णांक होने का क्या मतलब है, मतलब धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। अगर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो -1, -2, -3, -4 ये ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन हमें जो चर राशि है उसका जो घात है ना, वो धनात्मक पूर्णांक लेना है और वही धनात्मक पूर्णांक जब घात होगा ना, तभी हम उसको बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है हम लेते हैं, जैसे 4x³ + 2x² + 5x + 1। ये देखिए, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि जो चर राशि x है ना, जो चर राशि x है ना, उसका घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो 3, 2, 1 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना। तो इस तरह का जो घात वाला जो बीजीय व्यंजक होगा जिसमें धनात्मक पूर्णांक की घात होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। करड़ी में 3x² - 5x + 3। देखिए, यह भी एक बहुपद है ना, जिसमें x की जो घात है, जो चर राशि x है उसकी घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो x की जो घात है वह धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इस तरह का जो भी बीजीय व्यंजक होगा उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7x + 5। ठीक है ना, ये भी एक बहुपद है। ठीक है ना, तो क्यों बहुपद है, क्योंकि x की जो घात है ना, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इस तरह का जो पद होगा उसको भी हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है ना, जितने भी बीजीय व्यंजक होंगे जिसमें चर राशि की जो घात होगी अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तो उसे हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर x की जो घात है वो ऋणात्मक संख्या हो गई या भिन्नात्मक संख्या हो गई तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए,
देखिए जैसे अगर x के ऊपर 1/2 घात प्लस 5 है, या करड़ी में x प्लस 7 है, या 1/x प्लस 5 है, ठीक है ना। इस तरह का जो बहुपद होगा, इस तरह का जो बीजीय व्यंजक होगा जिसमें x की घात भिन्नात्मक संख्या हो, यहाँ भी x की घात 1/2 है प्लस 7, यहाँ x की घात 1 है, लेकिन इसको हर से अंश में जब लेकर जाएंगे तो x पर -1 घात हो जाएगा प्लस 5। तो अगर x की घात चाहे y की घात चाहे z की घात चाहे p q r जितनी भी चर राशियाँ होती हैं, अगर उनका घात ऋणात्मक संख्या आ जाती है, जैसे -3 -2 -1, ठीक है, या भिन्नात्मक संख्या आ गई, इस तरह से भिन्न में कोई संख्या आ गई है ना, तो अगर जितनी भी चर राशियाँ होंगी अगर उनका घात ऋणात्मक संख्या हो या भिन्नात्मक संख्या हो जाए तो इस तरह का जो बीजीय व्यंजक होगा उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे t है, करड़ी में t + 5, देखिए ये t है तो इस पर एक घात है, लेकिन करणी के अंदर t है तो बाहर वाला ये t है। अब फिर ये करणी हटाएंगे तो t पर 1/2 घात लगा देंगे प्लस 5। तो देखिए t की जब घात भिन्न में हो जाएगी, चाहे x की घात अगर भिन्न में हो जाएगी, चाहे y की घात अगर भिन्न में हो जाएगी, तो इस तरह का जो बीजीय व्यंजक होगा वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लिख दें 1/y + y + 5 तो यह भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y का घात -1 हो जाएगा, यहाँ y + 5 हो जाएगा, तो ये भी आपका ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपने क्या समझा कि अगर चर राशि के घात अगर ऋणात्मक संख्या हो या भिन्नात्मक संख्या हो तो इस तरह का जो बीजीय व्यंजक होगा उसे बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन है? x की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात x की जो घात है चाहे y की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 है ना, चाहे 0 भी हो सकता है, 3 5, जितनी भी संख्याएं हैं इस तरह का घात हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह का भी एक बहुपद होता है जिसको अचर बहुपद कहते हैं। अगर शून्य है तो इसे शून्य बहुपद कहेंगे, इसे अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, अगर जो आंकिक मान दिया होगा जिसमें चर और इसमें केवल अचर राशियाँ, चर राशि नहीं होगा, है ना, तो इस तरह का जो बहुपद होगा इसको अचर बहुपद कहेंगे। लेकिन अगर केवल शून्य दे दिया है ना तो इसे शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के भी अगर केवल अंक में दे दिया हो तो अगर बहुपद के बारे में पूछा जाए कि क्या ये एक बहुपद है तो कहेंगे हाँ बिल्कुल बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है? तो यह एक जो है अचर बहुपद इसको कहा जाता है ना। केवल 5 दे दिया हो तो अचर बहुपद, 7 दे दिया हो तो अचर बहुपद, 8 दे दिया हो तो अचर बहुपद। मतलब इससे रिलेटेड कोई भी अंक देगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो वह जो बहुपद होगा वह अचर बहुपद कहलाता है। अगर 0 दे दिया है तो इसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो आप एक बार और समझ लीजिए कि बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि के घात धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। और बहुपद के ये जो उदाहरण हैं इस तरह से, है ना, तो यह बहुपद का उदाहरण है क्योंकि x का घात धनात्मक पूर्णांक है। ये भी एक बहुपद का उदाहरण है लेकिन x का घात धनात्मक पूर्णांक है। यह भी एक बहुपद है और ये भी एक बहुपद है। जो चर राशि होती हैं तो उनका जो ये गुणांक है इनको गुणांक कहा जाता है। ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं परमेय भी हो सकती हैं और अपरमेय भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जो x होती है, जो चर राशि होती है, चाहे y हो चाहे z हो चाहे p q r कोई भी अगर चर राशि है तो उसका जो गुणांक होगा ना वह वास्तविक संख्या होती है। वह करणी में भी हो सकती है और इस तरह से अंक में भी हो सकती है। ठीक है, तो यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? एक घात के आधार पर और एक पदों के आधार पर। घात के आधार पर भी बहुपद के प्रकार होते हैं और पदों के आधार पर भी बहुपद के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार के बारे में हम लिख देंगे। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है।
ठीक है ना। बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसके बाद से पहला जो भाग है, ठीक है, तो हम लिख देंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा है पदों के आधार पर। पहला हम घात के बारे में समझेंगे, घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और पदों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुपद के जो प्रकार होते हैं घात के आधार पर, तो सबसे पहला प्रकार है रैखिक बहुपद, ठीक है ना। सबसे पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में चर राशि की घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं ना। जिस बहुपद में, जैसे हमने लिख दिया 7x + 5 y + 3 है ना, √3 t + 5 7/5 s + 1, तो इस तरह का जो बहुपद होगा इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। क्यों ऐसे कहेंगे, क्योंकि जो चर राशि इसमें है, जैसे x है तो x की घात कितनी है, 1 है, y है तो y की घात कितनी है, 1 है, यहाँ देखिए t है तो t की घात कितनी है, 1 है, यस है तो यस की घात कितनी है, 1 है। तो जिस बहुपद में जो चर राशि यूज हुआ है, अगर उस चर राशि की घात 1 है ना, तो इस तरह के बहुपद को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 हो तो उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात क्या हो, 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, न 1 से कम हो, तो इस तरह के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद से हम दूसरा बहुपद के बारे में समझेंगे। दूसरा जो बहुपद होगा जिसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद। अब नाम से ही आप समझ लिए होंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद का मतलब ये होगा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी हो, 2 हो, 2 घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 5x² + 3x + 1 √2x² - 1 x² + -1 y² - 25, और भी बहुत से उदाहरण इस तरह से आएंगे। तो आपके सामने आप देख सकते होंगे कि यह जो है द्विघात बहुपद है, अर्थात इस बहुपद में जो चर राशि है उसकी घात कितनी है, 2 है। तो 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात क्या हो, 2 हो, कितनी हो, 2। देखिए यहाँ 2 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 2 घात है, मतलब अधिकतम घात 2 हो, तो इस तरह का जो बहुपद होगा ना तो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिसमें चर राशि की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। अब देखिए घात जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, उसका नाम भी उसी तरह से बदल रहा है। रैखिक बहुपद में x की घात 1 थी, y की घात 1 थी, मतलब जो भी चर राशियाँ इसमें यूज हुई हैं उन सभी की घात 1 थी, इसलिए उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, कहें। दूसरा जो है आप देख सकते हैं कि यह जो बहुपद है जिसमें चर राशि की घात अधिकतम घात 2 है तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और तीसरा में आपने ये देखा कि जिसमें चर राशि की घात कितनी है, 3 है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन अधिकतम 3 घात है, तो इस तरह के जो बहुपद आपके सामने आएंगे तो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। ये देखिए त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है, क्योंकि जो चर राशि है ना उसकी घात क्या है, 3 है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। और भी बहुत से नाम हो सकते हैं, जैसे चतुर्थघात बहुपद है, पंचघात बहुपद है, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग और भी नाम आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम पदों के आधार पर जो है बहुपद को पढ़ेंगे। इसके बाद से पदों के आधार पर जो है हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पदों के आधार पर बहुपद को भी विभिन्न विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला एक पदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, सिंगल पद हो। जैसे 7 और x है तो यहाँ गुणा का संबंध है, तो 7 और x में जब गुणा का संबंध है तो इसको एक ही पद माना जाएगा। 5y² है तो 5 और y² में गुणा का संबंध है तो इसको एक ही पद माना जाएगा।
ये भी एक ही पद है, ये भी एक ही पद है, ये भी एक ही पद है, ये भी एक ही पद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्विपदी बहुपद। देखिए जिस बहुपद में केवल दो पद होते हैं, जैसे देखिए 6x एक पद है और 5 भी एक पद है, तो जिस बहुपद में केवल दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें भी दो ही पद हैं, एक ये पद है और एक ये है, तो दो पद हो गया। तो इस तरह के बहुपद में जब दो पद होंगे तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है दो पद था, इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद है। तो जिस बहुपद में केवल दो पद होते हैं उन्हें कौन सा बहुपद कहते हैं, द्विपदी। मतलब द्विपदी मतलब दो पद वाला बहुपद। एक पदी का मतलब होता है एक पद वाला बहुपद, जिसमें एक एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहते हैं, और जिसमें तीन पद होते हैं। अब देखिए यहाँ दो पद दिख रहा है लेकिन इसका वर्ग है, वर्ग का मतलब होल स्क्वायर है ना। तो जब जो है इस तरह का कोई भी संख्या आपके सामने दिया हो कि अगर a + b के होल स्क्वायर के रूप में हो तो उसमें तीन पद होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab के रूप में आ जाएगा। जैसे इसी का हम होल स्क्वायर कर दें तो x² + 2 का वर्ग 4 होगा, और फिर 2 से x में गुणा करके डबल कर देते हैं तो 4x हो गया। तो देखिए कितने पद हो गए, तीन पद, 1 2 3 पद हो गए। तो इसी तरह से अगर कोई भी दो संख्याओं का जब हम अंतर दिया हो, चाहे योग दिया हो और उसका होल स्क्वायर दिया हो तो उसमें तीन पद होते हैं, तो यह त्रिपदी बहुपद हो गया। ये बताइए कौन सा पद है, इसमें भी तीन पद आएंगे तो ये त्रिपदी हो गया। इसमें तीन पद दिया ही है तो ये त्रिपदी हो गया। इसमें भी तीन पद दिया है तो ये भी त्रिपदी हो गया। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, तीन हो, तो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक पदी बहुपद में एक ही पद होता है, द्विपदी बहुपद में दो दो पद होते हैं, और त्रिपदी बहुपद में तीन तीन पद होते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि बहुपद को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, है ना। पहला है घात के आधार पर, घात के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और भी आगे आ सकता है चतुर्घात बहुपद, पंचघात बहुपद। ठीक है ना। तो अगर एक घात है तो रैखिक बहुपद कहेंगे, दो घात होगा तो द्विघात बहुपद कहेंगे, तीन घात होगा तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। और पदों के आधार पर आपने ये देखा कि जिसमें एक पद होगा उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे, जिसमें दो पद होगा द्विपदी बहुपद कहेंगे, जिसमें तीन पद होगा त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बहुपद से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना। इस तरह के मैं जो है डेली वीडियो बनाता रहूँगा। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको जो वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी बेहतर ढंग से मैं वीडियो को बनाऊँगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर जो है या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में इसको नोट बना लीजिएगा और बार बार इसको दोहराते भी रहिएगा। कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग क्रम से वीडियो को देखते रहिए और स्टडी करते रहिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और भी अच्छे ढंग से आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।